हेलो दोस्तों, मैं संजीव और हम आज बात करने वाले हैं पॉलिटी का। ये मेरा तीसरा लेक्चर होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे सिटीजनशिप के ऊपर। आर्टिकल 5 से लेकर 11 ये बेसिक बातें आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेता है और हम लोग जितना हो सके डिटेल में चर्चा करेंगे इस पर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भारत की नागरिकता किसे दी जा सकती है, कौन कौन लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे, क्या भारत के नागरिकों को फंडामेंटल राइट में कुछ विशेष अधिकार दिया गया है, और ये आर्टिकल जो आपको दिख रहा है 5 से 11, इसके किस आर्टिकल में कौन सी बात कही गई है, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम भाग 1 पढ़ चुके हैं। आपको मैं बता दूं कि ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं भाग 1, और भाग 1 में हमारा जो आता है आर्टिकल वो आता है 1 से 4। आज हम बात करने वाले हैं भाग 2 के ऊपर, और भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 शामिल है, और भाग 2 में बात करता है नागरिकता, सिटीजनशिप के ऊपर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता की बात कही गई है, या नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद के बीच है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। ये भारत सरकार के पासपोर्ट हैं और देखते हैं कि भारत सरकार किसे इसका अधिकार देती है। तो चलते हैं और हम एनसीईआरटी का पूरा बुक कवर करने वाले हैं। तो हम आज चलते हैं नागरिकता के ऊपर, सिटीजनशिप के ऊपर। इसको मैं और लार्ज कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये कह रहा है क्या भाई कि भारत के नागरिक कौन होंगे, तो सामने आपको दिख रहा होगा कि राज्य में निवास करने वाले वह व्यक्ति जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो। पूर्ण सदस्यता किसे प्राप्त रहेगी, तो जो राज्य और संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता हो, राज्य के प्रति भी और संविधान के प्रति भी, उसे हम क्या कहेंगे, नागरिक कहलाता है। यानी एज अ इंडियन सिटीजन आपको ये कर्तव्य बनता है कि आप भारत के राज्य, भारत के झंडे और भारत के नागरिक कर्तव्यों को पूरा करते हो, और जब भारत आपको बुलाए, आह्वान करे, तो आप हमेशा उस जगह मौजूद रहें। बात करते हैं नागरिकता कहते किसे हैं। किसी व्यक्ति का वह स्थिति होती है जिसे वह नागरिक के रूप में वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं। संविधान के द्वारा निर्धारित किए गए ये अधिकार किसी विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। नागरिकता विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता, बल्कि भारत के लोगों को प्राप्त होता है। बात आता है कि भारत के लोग किसे कहेंगे, तो ये है नागरिकता संबंधित प्रावधान। क्या क्या प्रावधान किया गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 2, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। भाग 2 में नागरिकता शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में इसकी जिक्र की गई है। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाने की संभावना भी है, और एग्जाम दरुआ का है 17 दिसंबर को। एक्टिव रहिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। भाग 2, भाग 1, भाग 3। सबसे इंपॉर्टेंट आपका भाग 3 आता है, इसमें फंडामेंटल राइट आएंगे। इसी के बाद अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार आते हैं, और उसको हम इसी तरीके से डिटेल में देखेंगे, चाहे जहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दे आंसर लगा देना है। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में, तो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 8 तक क्या बात कही गई है, तो नागरिकों को 4 वर्गों में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 9 में प्रावधान है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार करने पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11 संसद की नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है, संसद को। अनुच्छेद 10 और 11 में बोला गया है कि संसद इसके ऊपर कानून बना सकता है, और कानून बनाया भी गया है। अभी आपको एनआरसी बिल भी आया होगा नागरिकता को लेकर, कि भारत के जो पड़ोसी देश है उसके जो मुस्लिम क्षेत्र हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, उसमें मुस्लिम को छोड़कर बाकी जो धर्म है उसे भारत कबूल कर लेगा, उन सारे लोगों को। बात करते हैं फंडामेंटल राइट का यहाँ पर कुछ, कि फंडामेंटल राइट में मौलिक अधिकार किसको किसको प्राप्त है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि मौलिक अधिकार सबको प्राप्त नहीं है, सारा का सारा मौलिक अधिकार सभी को प्राप्त नहीं है। कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, जैसे में आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, और ये पांचों के पांचों फंडामेंटल राइट हमारे हैं। फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 12 अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। तो बात कर लेते हैं थोड़ा, केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, यह अनुच्छेद 15 है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता आर्टिकल 16 में। और जब फंडामेंटल राइट हम देखेंगे और अनुच्छेद 16 की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे प्रोविज़न दिए गए हैं। देखने में लगता है ना, सब लोग जानते हैं कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर है,
लेकिन एक्चुअल में ये बात नहीं है। जब आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिसके तहत आम नागरिक को और एक सरकारी नागरिक को अलग अलग तरीके से संविधान में ट्रीट किया गया है और विशेष व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 9 आपको अच्छे से पता है, विचार, अभिव्यक्ति, निवास, अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति से संबंधित जानकारी आर्टिकल 29 में है। अल्पसंख्यक के बारे में बात करता है 30 में। तो ये सारी जो नागरिकता का प्रावधान है वो सिर्फ और सिर्फ किसे दिया गया है? सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को दिया गया है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 8 तक प्रत्येक अनुच्छेद में नागरिकों के लिए निर्धारित किए गए विशेष प्रावधान। तो अनुच्छेद 5 हम पहले डिटेल में देखेंगे, अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 से लेकर 11 तक हम डिटेल में देखने वाले हैं। और हमें ये आज पता चलने वाला है कि किस व्यक्ति को हम भारत का नागरिक कहेंगे, किस स्थिति में विदेशी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, कितने तरीके से हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और कितने तरीके से भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है। तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के तरीका है 5 और समाप्त होने का तरीका है 3। इससे समाप्त हो जाएगा और 5 तरीके से हम भारत की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे? अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के राज्य के क्षेत्र में रह रहा हो, अधिवास मतलब निवास करता हो, वह भारत का नागरिक होगा। निम्न शर्तों के अनुसार कम से कम एक शर्त पूरा करता हो। अनुच्छेद 5 में यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति संविधान के प्रारंभ के समय, यानी संविधान का निर्माण कब हुआ था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान को बनाने में, आपको मैं बताया था। और संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। उस समय जो भारत में रह रहे थे उन लोगों को भारत का नागरिक कहेंगे, बशर्ते कुछ नियम का पालन करते हो। इनमें से कोई भी एक, वह भारत का राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, पहली बात, उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिए हो, या वह संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत में निवास कर रहा हो। ये 3 क्राइटेरिया ऐसा है आर्टिकल 5 के तहत कि 3 में से कोई एक भी फुलफिल करता हो तो उसे हम भारत का नागरिक कहेंगे। कौन कौन? तो वह भारत में ही जन्मा हो, या उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत राज्य क्षेत्र में जन्मे हो, या वो संविधान लागू होने से, संविधान लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950। संविधान लागू होने से 5 साल पहले से लगातार वो भारत में निवास कर रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? भारत का नागरिक। क्योंकि आपको पता है 1947 में भारत को तोड़ दिया गया, एक पाकिस्तान और एक भारत बना दिया गया। तो कुछ भारतीय ऐसे थे जो पाकिस्तान में चले गए, कुछ पाकिस्तानी ऐसे थे जो भारत में चले आए। तो इसका क्या कंडीशन क्राइटेरिया हो सकता है? इसको हम किस श्रेणी में रखेंगे? तो आर्टिकल 5 की श्रेणी बस यही 3 क्राइटेरिया डिफाइन करता है कि अगर 3 में से कोई भी एक अगर आप फुलफिल कर दे रहे हैं तो भारत के नागरिक कहे जाएंगे। पाकिस्तान से प्रवचन करके आए व्यक्ति का नागरिकता। अब यहाँ पे हम यही बोल रहे थे ना, पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति। 1947 में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और इसके जस्ट एक दिन बाद भारत बना। अब जो पाकिस्तान से भारत आए उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है संविधान में, ये हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 6 का बात करते हैं। अनुच्छेद 6 कहता क्या है? अनुच्छेद में 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से प्रवचन यानी माइग्रेशन करके आए किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। जो पाकिस्तान से भारत आए हैं आज़ादी के समय, उसे भारत की नागरिकता किस कैटेगरी में बांटा जाएगा और किस स्थिति में उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया गया है। 19 जुलाई 1948 को से पहले वो भारत में आ गए थे, या 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आ गए। यानी कहने का मतलब ये या तो पहले आ गए हो या तो बाद में आ गए हो। अब ये कंट्राडिक्शन क्रिएट करता है। 19 जुलाई 1948 की तिथि का महत्व यह है कि इसी तिथि में भारत पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत प्रवास के लिए अनुमति पत्र की प्रणाली शुरू की गई थी। यानी ये वो दिन है जिस दिन ये बोला गया था कि जिन्हें भारत में रहना है वो भारत में रहेंगे और जिन्हें भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत में चला जाना है वो चले जाएंगे। इसीलिए ये क्राइटेरिया डिफाइन की गई है। पाकिस्तान के प्रवचन करने वाले लोगों की नागरिकता कैसे कैसे हम उसे नागरिकता देंगे, तो कहता है अनुच्छेद 7। ये 6 क्या कहता है कि 19 जुलाई 1948 से पहले या बाद में जो भारत में आ गए हैं उन्हें हम भारत की नागरिकता प्रदान कर देंगे। लेकिन ये डिफाइन 19 जुलाई को ही क्यों पकड़ के रखा है? इसलिए क्योंकि इसी दिन ये तय किया गया था कि कौन भारत से पाकिस्तान में जाना चाहता है और कौन पाकिस्तान से भारत में आना चाहता है। अनुच्छेद 7 में यह प्रावधान किया गया है कि जिस व्यक्ति ने मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए भारत से पाकिस्तान के लिए प्रवचन कर लिया हो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा।
यानी इस समय जो भारत से पाकिस्तान चला गया है उसे भारत की नागरिकता उससे छीन ली गई है। किंतु यदि वह स्थायी रूप से भारत लौटने की अनुमति लेकर वापस आ गया है तो उसे भारत का नागरिकता प्रदान की जाएगी, तो उसकी नागरिकता संबंधी नियम लागू होंगे। यानी अगर वो फिर से लौट के चला आया, गया था जरूर लेकिन वो वापस चला आया, तो उसे भारत की नागरिकता हम प्रदान कर देंगे। अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आने वाले व्यक्ति पर लागू होते हैं। यानी कि ये नियम किस पे लागू होते हैं? तो ये नियम आर्टिकल 6 के तहत, आर्टिकल 6 में अभी हम लोगों ने देखा कि 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए व्यक्ति, और यहाँ पे कह रहा है मार्च 1947 में जो पाकिस्तान चले गए थे उसके पास एक मौका था। क्या मौका था? कि 1948 के बाद भी वो भारत आ जाए। तो आर्टिकल 16 के तहत वो रिजर्व हो जाएंगे कि ठीक है, हम उसे भारत की नागरिकता दे देंगे। आर्टिकल 16 के तहत भारत आने वाले व्यक्ति पर लागू होते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा जो कम से कम 6 महीने तक भारत में रहने के बाद किया जा सकेगा। यानी पहले ऐसा होता था कि अगर आपको भारत की नागरिकता लेनी है तो कम से कम 6 महीने तक भारत में रहो और भारत की नागरिकता आपको मिल जाएगी। अप्लाई कर दो, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब प्रावधान चेंज कर दिया गया है। अब 5 से 7 साल तक आपको भारत में स्थायी रूप से रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन यदि आप भारत से 7 साल तक कंटिन्यू भारत के बाहर रह रहे हो तो आपको भारत की नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसको आपको समझ के चलना है, और ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कॉम्प्लिकेटेड इसको बना दिया जाता है। अब चलते हैं अनुच्छेद 8। तो अनुच्छेद 7 में क्या था कि मार्च 1947 से पहले जो 1947 तक, मार्च 1947 तक जो पाकिस्तान से भारत चले गए हैं उसको नागरिकता दे देंगे, और जो भारत से पाकिस्तान चले गए उससे नागरिकता छीन लेंगे। परंतु आर्टिकल 16 के तहत, आर्टिकल 6 यानी 6 के तहत ये प्रावधान था कि अगर जुलाई 1948 तक या उसके बाद भी अगर भारत में लोग आ जाते हैं और वो 6 महीना लगातार रहने के बाद अप्लाई करते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। आर्टिकल 8 भी कुछ कहता है, उन व्यक्तियों की नागरिकता का उपबंध करता है जो संविधान में लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे परंतु भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल मतलब उनका भारत से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उनके कोई भी एक ऐसे सदस्य रहे होंगे परिवार के जो भारत में जन्मे हो तो उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। जैसे इसके अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म अथवा जिसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से किसी एक का जन्म भारत प्रशासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत में हुआ था तो वर्तमान में वह व्यक्ति भारत के साधारण तौर पर किसी अन्य देश में रह रहा है, वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। यानी आर्टिकल अधिनियम 1935 में यह प्रावधान था कि वैसे व्यक्ति जो भारत में से बाहर रह रहे हैं उनका जन्म भी भारत से बाहर ही हुआ है, लेकिन उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भी एक व्यक्ति, एक सदस्य अगर भारत के हैं तो वो भी भारत के समझे जाएंगे। जैसे बोला जाता है ना कि ब्रिटेन में उच्चायुक्त जो थे वो भारत के मूल निवासी है, जिन्हें उच्चायुक्त बना दिया गया है। तो मूल निवासी कहने का मतलब ये कि उनके पूर्वज कोई ना कोई तो भारत में रहे होंगे, इसलिए उन्हें भारत का मूल निवासी कहा जाता है। यदि वो अपने निवास के देश में भारत की राजकीय परिषद की प्रतिनिधि के समक्ष नागरिकता संबंधित आवेदन प्रस्तुत करता है तो उससे के आवेदन पर उसकी नागरिकता का पंजीकरण स्वीकार कर लिया जाएगा। यानी वो व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा है, कभी भारत आया भी नहीं, भारत में उसका जन्म भी नहीं हुआ, लेकिन उसके कोई भी पूर्वज भारत में रह रहे होंगे और वो भारत आना चाहता है और देन एंड देयर भारत सरकार से ये विनती करता है कि हमें भारत की नागरिकता प्रदान कर दीजिए, बिना सोचे समझे भारत सरकार उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या कहा गया है भाई? तो 1955 के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में विधि निर्माण अधिकार, इससे अंतर्गत अधिनियम 1955 नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। क्या पारित किया गया? तो अभी तक इस अधिनियम में 8 बार संशोधन किया जा चुका है। 57, 60, 86, 92, 3, 5 और ये, यानी 3, 3, 6, 1, 7, एक ये हमारा 8 और एक 9वां बार हुआ था 2019 में, जिसके लिए एनआरसी लाया गया था। ठीक है, नागरिकता, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार हैं। किस तरीके से हम लोग भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? तो एक तो जन्म से नागरिकता, अगर आपका जन्म भारत में हुआ है मतलब आप सिक्योर हैं, भारत के नागरिक हैं। अच्छा, जन्म से नागरिकता इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई शत्रु का पुत्र भारत में जन्मा हो तो वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, या कोई जो है
घुसपैठिया भारत में आ गया हो और उसका पुत्र कोई भारत में जन्मा हो तो भारत का नागरिक कहलाएगा। ऐसी स्थिति में उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ये हम आगे देखेंगे। तो जन्म से नागरिकता, वंशाधिकार से नागरिकता। अगर आपके पूर्वज, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भी एक अगर भारत में जन्मे हो तो आप भारत के नागरिक कहलाओगे। पंजीकरण के जरिए, क्या भारत के नहीं हो लेकिन भारत में आके पिछले 7 साल से रह रहे हो तो पंजीकरण करवाते हो तो आपको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। देशीयकरण के जरिए, कि क्या किए, हम दूसरे देश में रह रहे थे और यहाँ आके चले आए और बस गए, तो भी हो सकता है। या विदेशी भूमि का अर्जन। विदेशी भूमि का अर्जन मतलब कि कल होकर नेपाल, भूटान या बांग्लादेश का क्षेत्र कहता है कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, तो उन क्षेत्रों को अपने आप, उन क्षेत्र में निवास करने वाले जितने भी लोग हैं सब भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो 5 तरीके से भारत की नागरिकता हासिल की जाती है। देख लेते एक एक करके। जन्म से नागरिकता, 26 जनवरी 1950 के बाद एवं माता पिता में से कोई एक भारत में जन्म से एवं माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो उन्हें नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। इस विधि के 2 अपवाद हैं। अपवाद देखना जरूरी है। यह विधि वहां लागू नहीं होता है जहां जन्म से के समय शिशु का पिता किसी दूसरे देश का शत्रु या डिप्लोमेट या द्वितीय शत्रुओं के अधीन भारत के किसी भाग में जन्म लेने वाले बच्चे। अभी मैं बताया ना कि जन्म से नागरिकता ठीक है, मिल जाएगा आपको, लेकिन वैसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। वैसे बच्चे को जिनके पिताजी डिप्लोमेट है, घुसपैठिया बन के भारत में रह रहे हैं और भारत की खुफिया जानकारी दूसरे देशों को दे रहे हैं, तो उन्हें भारत की नागरिकता, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। आगे चलते हैं। जन्म से नागरिकता हो गया। दूसरा हमारा जो है वो है वंश से नागरिकता। वंश मतलब उनके माता पिता 26 जनवरी, क्राइटेरिया डिफाइन किया गया 26 जनवरी 1950, ये भूलना नहीं है क्योंकि इसी दिन संविधान हमारा लागू हुआ था, तो इसी को पकड़ के लेके चल रहा है कि भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को कोई या उसके बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यानी वंशानुक्रम, अगर आप भारत में जन्म नहीं भी लिए हो लेकिन आपके माता पिता में से कोई एक भी भारत में जन्मे हैं तो आपको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है कि ठीक है भाई, आपका जन्म विदेश में हुआ है लेकिन फिर भी आपको हम भारत की नागरिकता प्रदान कर देंगे। दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय राजकीय कार्यालय में उसका जन्म का पंजीकरण ना कर दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति के उक्त अवधि में पंजीकरण ना किया गया हो। यानी 3 दिसंबर 2004 में एक प्रावधान किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति अगर विदेश में रह रहा है और उसका कोई बच्चा होता है, 1 साल के भीतर भारत सरकार को ये जानकारी दे दे, तभी वो बच्चा भी भारत का नागरिक समझा जाएगा। या कल के भारत सरकार अपनी क्राइटेरिया चेंज करती है, 1 साल की जगह 6 महीने करती है, 2 साल करती है, तो उस समय के भीतर अगर भारत को जानकारी मिल गया भारत सरकार को कि हाँ इस मूल निवासी का एक पुत्र या एक पुत्री हुई है और उसका पंजीकरण देश में हो गया, तो उस व्यक्ति को भी भारत का नागरिकता प्रदान कर दिया जाएगा। ये पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, 5 से 7 वर्ष तक आप लगातार भारत में रहिए और क्या हो जाएगा, आपको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं है वह निम्नलिखित शर्तों से किसी एक के संबंधित पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक समझा जाएगा। जैसे भारत में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति यदि भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है तो उसे भारत में लगातार 5 से 7 वर्ष तक रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि आप भारत में रह रहे हैं पिछले 5-7 साल से, तो आपको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ये था पंजीकरण का विधि। आगे क्या है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के पहले उपयोक्ता निवास करने वाले अवधि पहले ये 6 महीना था। आपको हम पहले बता चुके हैं ना कि अवधि 6 महीने थी। 1947 के समय भी ये अवधि 6 साल थी, इसको 6 महीने थी, अब इसको बढ़ाकर 5 से 7 साल कर दिया गया है। अब यहाँ पे भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो अविभाजित भारत से बाहर किसी देश के अथवा स्थान के निवास कर रहे हैं, भारतीय नागरिक के साथ विवाह करने वाली स्त्री, भारतीय नागरिक के अल्पवयस्क बच्चे विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर कोई महिला भारतीय व्यक्ति से शादी कर लेती है तो वह महिला भारत का नागरिक कहलाएगी और उसके बच्चे भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। देशीयकरण द्वारा नागरिकता, ये क्या है, किसी विदेशी नागरिक
द्वारा भारत सरकार को आवेदन करके भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके निम्नलिखित शर्त है कि आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। शर्त क्या है? वह जिस देश का नागरिक है उसकी नागरिकता का त्याग कर दे। अमेरिका का व्यक्ति है, वो अमेरिका का नागरिकता छोड़ दे। वैसे भी अमेरिका का डुअल सिटीजनशिप है, स्टेट अलग से देता है, सेंट्रल अलग से देती है, लेकिन वो नागरिकता छोड़ दे, उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। उसके अलावा दूसरा, वो ऐसे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहाँ देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकों की नागरिकता लेने से रोका जाता हो। यानी उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी जहाँ भारत के लोगों को उस देश की नागरिकता नहीं मिल सके। यानी अगर अमेरिका भारतीयों को अमेरिकी नागरिकता दे सकता है तो हम भी अमेरिका को भारत की नागरिकता दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकता है तो हम भी उन देशों के लोगों को भारत की नागरिकता नहीं प्रदान करेंगे। देशीकरण के आवेदन के तत्काल पूर्व कम से कम 1 वर्ष तक भारत में रह रहा हो। अगर ये आवेदन कर रहे हो तो कम से कम 1 साल पहले से भारत में आप रह रहे हो, तभी 5 से 7 साल अलग क्राइटेरिया था, 1 साल का क्राइटेरिया अलग है। वह पूर्ण अथवा आयु क्षमता के आधार पर व्यक्ति होना चाहिए, यानी सदाचार व्यक्ति होना चाहिए, अच्छा कैरेक्टर का होना चाहिए। ये नहीं कि वो भाग के आया हो अमेरिका से या इंग्लैंड से और भारत में आके चाहता हो कि भारत की नागरिकता दे दी जाए उसे, ऐसा नहीं होने वाला है। संविधान में से वर्णित भाषा 22 भाषा में से कोई भी एक ऐसा भाषा जो वो अच्छी तरीके से जानता हो तो भी उसे भारत की नागरिकता प्राप्त कर दी जाएगी। और भाषा में इंग्लिश शब्द को भारत की नागरिकता, भारत का संवैधानिक भाषा इंग्लिश को नहीं माना गया है, तो अगर इंग्लिश जानता भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंग्लिश के अलावा भारत में जो 22 भाषाएं हैं, जो भी 22 भाषाएं हैं उसको अगर जानता हो तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो ये कुछ 5 विधियां थी जिसके द्वारा हम क्या कर सकते थे। एक और है राज्य क्षेत्र के अर्जन के द्वारा। जैसा कि हम आपको बताए पहले कि अगर कोई राज्य भारत में आकर मिलना चाहता है, चाहे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तो ऑटोमेटिक उस क्षेत्र के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। यदि कोई नया राज्य क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित हो जाता है अथवा कर लिया जाए तो संसद यह निर्धारित करती है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता प्रदान की जाए। उदाहरण के लिए 1974 में सिक्किम का विलय कर दिया गया भारत में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के जरिए सिक्किम को एक संघ राज्य क्षेत्र माना गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 के जरिए सिक्किम को भारत का एक विशेष राज्य बना दिया गया। अब सिक्किम में निवास करने वाले जितने भी नागरिक हैं उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई। तो उदाहरण के तौर पर आपको बताया गया है कि सिक्किम जो है 1974 में भारत में शामिल हुआ, अतः सिक्किम वासी भारतीय के नागरिक हो गए तो भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उस क्षेत्र के लोग भारत के नागरिक होंगे अथवा नहीं होंगे, ये डिसाइड करेगा हमारा संघ केंद्र सरकार। भारत में केवल एकल नागरिकता है, यानी एक व्यक्ति एक नागरिकता। राज्य कोई अलग से नागरिकता भारत को प्रोवाइड नहीं करती भारतवासियों को, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, स्टेट अलग से नागरिकता प्रोवाइड करता है और सेंट्रल अलग से, लेकिन भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। भारत के नागरिक को अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा निर्धारित विनियमित करती है, यानी संसद डिसाइड करता है कि कौन नागरिक होगा कौन नहीं। अब नागरिकता की समाप्ति, तो हम अभी 5 से लेकर 8 आर्टिकल तक बस ये देख रहे थे कि किन किन लोगों को किस बेसिस पे नागरिकता प्रदान की जाती है, ये देख रहे थे हम लोग। 5 तरीके से नागरिकता हम देख लिए। अब देख रहे हैं नागरिकता की समाप्ति, कि नागरिकता कैसे समाप्त हो जाएगी। तो नागरिकता समाप्त होने की कितनी विधि है? 3 विधि। कैसे कैसे समाप्त होगी देखते हैं। अनुच्छेद 10 यह स्पष्ट करता है कि किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाए गए विधि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से छीना या समाप्त किया नहीं जा सकता। संसद डिसाइड करेगा कि उसको नागरिकता देनी है अन्यथा नहीं देनी है। उसके अलावा कोई ये डिसाइड नहीं कर सकता कि वो आदमी भारत का नागरिक है अन्यथा नहीं है। अनुच्छेद 11 यानी नागरिकता के ऊपर पूरा का पूरा फोकस जो करता है वो संसद करता है, राज्य में इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता का अर्जन, समाप्ति और नागरिकता संबंधित अन्य उपबंधों को परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है। पूरा का पूरा दारोमदार संसद पे है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्ति की 3 आधार हैं। 3 तरीके से भारत की नागरिकता उसकी चली जा सकती है। कौन सा अधिनियम है? तो 1955 अधिनियम के तहत। कौन कौन है वो? एक तो परित्याग, कि आपको मन किया कि हम अमेरिका में शिफ्ट हो गए, भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं। एक है टर्मिनेशन, आपकी नागरिकता समाप्त कर दी गई है, हुई नहीं है, कर दी गई है। और वंचित करना, आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया गया क्योंकि आप ऐसा काम कर दिए, ठीक है।
अब ये क्या क्या है देख लेते हैं। परित्याग, भारत का कोई वयस्क नागरिक घोषणा करके अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है। इस प्रकार घोषणा वही व्यक्ति कर सकता है जो भारत के अतिरिक्त किसी दूसरे देश का नागरिक है। यानी कि कल होके हम कहेंगे कि हम भारत का नागरिक नहीं है, हम ये घोषणा करते हैं, तो सरकार ये मान लेगी कि हम भारत के अलावा किसी और देश की नागरिकता हासिल कर चुके हैं, इसलिए हम भारत के नागरिक नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ। पर्यवसान यानी टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब क्या होता है? वह भारत का वह नागरिक जिसे देशीयकरण, एकीकरण या पंजीकरण द्वारा अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता स्वीकार की थी तथा वर्तमान में वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। यानी कि पहले अमेरिका से आया भारत, 1 साल तक रहा, उसका विचार भी अच्छा था, उसे भारत की नागरिकता मिल गई। बाद में वो कह रहा है क्या कि हम भारत के नागरिक नहीं रहना चाहते हैं, तो भी उसे क्या किया जाएगा? टर्मिनेट कर दिया जाएगा भारत की नागरिकता से। आगे वंचित किया जाना। वंचित मतलब उसकी नागरिकता छीन लेना। ऐसे भारतीय नागरिक जो पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता तो प्राप्त कर लिया है, पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर लिया है, वह केंद्र सरकार के आदेश द्वारा नागरिकता में वंचित किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को वह जन्म से भारत का नागरिक है तो उसे समान परिस्थितियों में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कहने का क्या मतलब है कि भारत सरकार निम्नलिखित में से किसी भी एक आधार पर किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। आप भारतीय हो लेकिन भारत सरकार आपकी नागरिकता छीन सकती है। उसका क्राइटेरिया क्या है? संविधान के प्रति निष्ठा ना रखना, संविधान को नहीं मानना, संविधान की अवहेलना करना, ऐसे व्यक्ति से भारत की नागरिकता छीन ली जाती है। आगे युद्ध के समय शत्रुओं की सहायता करना। कि आप क्या हो रहा था? भारत पाक युद्ध या भारत चीन युद्ध चल रहा था और भारत का जो खुफिया बातें थी वो क्या कर रहे हो? आप दूसरे देशों के साझा कर रहे हो। जब ऐसी बातें पता चलेगी तो अभी आपसे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के कपट पूर्वक अर्थात गैर विधि के रूप से भारतीय नागरिकता अर्जित की है, आप आए घुसपैठिया बन के और एक वोटर आईडी कार्ड वैसे ही बना लिए, नकली फेक वोटर आईडी कार्ड, फेक आधार कार्ड बना लिए और अपने आप को बोल रहे हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। सरकार को जब ये बात पता चलेगी तो सरकार आपको तो जेल में डालेगी ही डालेगी, साथ साथ आपकी नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी। और ऐसे लोग हैं, बांग्लादेशी लोग हैं, म्यांमार के हैं, बांग्लादेश के हैं, भूटान के हैं, नेपाल के हैं, ये बहुत सारे हमारे पड़ोसी देश वाले ऐसे जो भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और नागरिकता हासिल करते जा रहे हैं। तो सरकार को जब पता चलती है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। देशीकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्रति प्राप्ति के 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश में 2 वर्ष की अवधि के सजा दी जाने पर, यानी कि आप क्या कर रहे हो कि पंजीकरण करके भारत का नागरिक बन गए लेकिन आपको 2 साल का सजा भारत सरकार दे दिया तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किसी भारतीय नागरिक स्त्री पुरुष एक दूसरे के देश में स्त्री पुरुष के साथ विवाह करने पर, यानी आप क्या किए? दूसरे देशों के साथ स्त्री या पुरुष से जाकर विवाह कर लिए तो आपकी नागरिकता समाप्त। लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर आने पर भी भारत की नागरिकता समाप्त। तो ये कुछ क्राइटेरिया है कि आप भारत के नागरिक होते हुए आपको भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। इसका क्राइटेरिया ये था। ये सारे कुछ प्रावधान हैं, ये हम फंडामेंटल राइट में देखेंगे। आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 समानता का अधिकार, लोक नियोजन में अफसर की समानता का अधिकार, ये सारे के सारे हम बात फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार में हम लोग देखेंगे। अमेरिका के बारे में बात किया गया। अमेरिका संविधान के देशीकृत नागरिकों को केवल सीनेट सदस्य बनने का अधिकार है ना। अमेरिका के जन्म व्यक्ति अमेरिका राष्ट्रपति हो सकता है। राष्ट्रपति अमेरिका का वही होगा जो अमेरिका में जन्म लिया हो। ये नहीं कि भारतीय मूल के निवासी को अमेरिका का राष्ट्रपति बना देंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और भारत के नागरिक के ऊंचे पद पर वही जा सकते हैं जो केवल भारत में ही जन्मे हो। भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेने से आप भारत के राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय के पद पे या मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सकते हैं। आप नागरिकता भारत का आपको मिल गया है लेकिन उस पद पे आप सिर्फ और सिर्फ केवल भारत के जन्मे लोग ही उस पद पे बैठ सकते हैं। तो आर्टिकल 14, 15, 16 ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मेरा पर्पस था 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 आपको बताना जो रिलेटेड है नागरिकता से, और ये शामिल है भाग 2 में। तो भाग 1 खत्म, भाग 2 खत्म। संविधान में टोटल 22 भाग हैं, 22 में से हम 2 भाग खत्म कर चुके हैं, हमारा 20 भाग और बचा हुआ है। कल हम बात करेंगे भाग 3 जिसमें फंडामेंटल राइट आते हैं। आर्टिकल 12 से 35 आता है, अनुच्छेद 12 से 35, समानता, स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यानी हमारे मौलिक अधिकार पहले 7 थे, अब 6 हो गए। किसे हटाया गया, क्यों हटाया गया,
कौन कौन समानता के अधिकार में टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, पूछे जाते हैं, बेसिक बेसिक बातें पूछी जाती है। तो आज का वीडियो यहीं तक, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ इधर उधर का बात नहीं करना, ठीक है। टू द पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। अगर कोई वैसा लगे आपको कि यहाँ पे कुछ मिस हुआ है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लग रहा है ये भी आप हमें ज़रूर बताना। ऐसे ही नहीं कि हम थ्रोली बनाते चला जा रहा हूँ, आप लोग को इंटरेस्टेड नहीं है, आप देख नहीं रहे हैं, तो फिर मुसीबत हो जाएगा। एक वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम जाता है, ठीक है ना। तो खैर जो भी बातें हों हम आते हैं और फंडामेंटल राइट पे बात करेंगे, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखेंगे, फिर डीपीएसपी देखेंगे, संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, जितनी भी बातें हैं हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे। एग्ज़ाम सर पे है, तैयारी कीजिए, ठीक है। बाय।